हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सबकी प्रिपरेशन एकदम जोरदार चल रही होगी। चलो आज स्टार्ट करते हैं मेजर टेस्ट 7 का डिस्कशन। स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 51 से। अब देखो क्वेश्चन नंबर 51 क्या है। ऑक्सो एसिड पूछा है जिसमें SOOH वाली बॉन्ड होनी चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास है H2S2O7। तो H2S2O7 की अगर बात करो, S डबल बॉन्ड हो, यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 7, ये हो गया H2S2O7। अब यहाँ पे SOS बॉन्ड है। फिर आते हैं हम H2S2O8 पे। H2S2O8 अगेन, अच्छा सॉरी, ये एक चीज सही होगी यहाँ पे, एक वो आएगा ओ ओ बॉन्ड आएगी यहाँ पे, ओ ओ एस डबल बॉन्ड दो, एस डबल बॉन्ड दो और OH। ये हो गया H2S2O8। अब यहाँ पे भी अगर देखें तो SOOS वाली बॉन्ड आई है, H वाली में हमें यहाँ पे SOOH वाली बॉन्ड देखनी है। अब बचा क्या फिर, H2SO5 है, तो आंसर ऑब्वियसली फिर वही होना चाहिए, बट इसको हम देख भी लेते हैं कैसे होगा। HOS डबल बॉन्ड दो, डबल बॉन्ड दो, O और H। तो यहाँ पे अगर देखा जाए SOOH बॉन्ड आई, तो आंसर क्या हो गया इसका, H2SO5। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसके आगे वाले क्वेश्चन में देखो क्या दिया है, सेलेक्ट करना है हमें इनकरेक्ट ऑर्डर फॉर द गिवन बॉन्ड एंगल। सबसे पहला बॉन्ड एंगल है। चलो अब यहाँ पे इनकरेक्ट ऑर्डर पूछा गया है, तो बॉन्ड एंगल के लिए हमें यहाँ पे सबसे पहले ClO2 माइनस, ClO3 माइनस और ClO4 माइनस, तो इनमें क्या करते हैं, काम करते हैं बॉन्ड पेयर और लोन पेयर कर लेते हैं, उसी से मोस्टली हमारा काम हो जाता है। तो ClO2 माइनस है। अब ClO2 माइनस की अगर बात की जाए तो देखो क्लोरीन पे ही नेगेटिव मानो तो 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, 8 में से 2 तो इसके साथ चले गए, बचे कितने, 1 2 3 4 और ये 5 और 6। बट यहाँ पे एक्चुअली एक डबल बॉन्ड होती है, इसका जब हम स्ट्रक्चर बनाते भी है तो एक डबल बॉन्ड आ जाती है। तो ये इस तरीके से होगा ClO2 माइनस, तो यहाँ पे कितने बॉन्ड, 2 लोन पेयर आ रहे हैं। फिर ऐसे ClO3 माइनस में अगर देखोगे तो ये लोन पेयर की अमाउंट 1 बचेगा, और ClO4 माइनस में कितना बचेगा, 0 लोन पेयर। अब जितना ज्यादा लोन पेयर होता है, लोन पेयर देखो, कोई मेरे पास मेटल है, यहाँ पे बॉन्ड है और यहाँ पे क्या है, लोन पेयर है। तो लोन पेयर क्या करते हैं, इन बॉन्ड पेयर्स को रिपेयर करते हैं। लोन पेयर बॉन्ड पेयर, एक तो लोन पेयर होता है जिसकी वजह से ये एक दूसरे से क्या करते हैं, दूर जाते हैं। दूसरा ये लोन पेयर बॉन्ड पेयर होता है, तो उसको मिनिमाइज करने के लिए ये जो एंगल है ये क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। तो बॉन्ड एंगल क्या हो जाता है, कम हो जाता है। जितने ज्यादा लोन पेयर उतना ही कम क्या होना चाहिए फिर, बॉन्ड एंगल। तो सबसे कम लोन पेयर ClO4 माइनस के पास ही थे, तो सबसे ज्यादा बॉन्ड एंगल भी इसी का होगा। तो ये स्टेटमेंट तो एकदम सही है। दूसरे पे आते हैं, ClO माइनस, ClO2 माइनस, ClO3 माइनस। यहाँ पे स्टेबिलिटी पूछी गई है एक्वस मीडियम में। अब इसके लिए भी हम क्या कर सकते हैं, एक तो इनका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं, स्ट्रक्चर से भी हो जाएगा ये वाला काम। चलो अब देखो ClO माइनस है, ClO4 माइनस और ClO4। चलो पहले सब ClO4 बनाते हैं, और एक सिंगल बॉन्ड वाला ही। अब यहाँ पे देखो ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, ज्यादा डबल बॉन्ड हुए तो ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे, इसमें कम बनेगा, इसमें कम, और सबसे कम किसमें आएगा, ClO माइनस। ClO माइनस में रेजोनेंस स्टेबलाइज होगा ही नहीं, तो सबसे कम इसकी स्टेबिलिटी होनी चाहिए, सबसे ज्यादा इसकी स्टेबिलिटी होनी चाहिए, तो ये भी सही है। दूसरा और कैसे देख सकते हो तुम, कॉन्जुगेट एसिड बेस थ्योरी से भी देख सकते हैं। जैसे HClO4 है, ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो ये एक वीक बेस होगा। वीक बेस है मतलब ये प्रोटॉन एक्सेप्ट नहीं कर रहा, मतलब ये क्या है, फिर से स्टेबल है। तो आंसर क्या हो गया, ये वाला भी सही। नेक्स्ट पे आते हैं, यहाँ पे हमें इनकरेक्ट दिख रहे हैं, तो ये ध्यान रखना, अभी मैं करेक्ट बता रही हूँ, इनकरेक्ट पे आएंगे। ClO माइनस, ClO2 माइनस, ClO इंक्रीजिंग ऑक्सीडेशन नंबर, अब ये भी एकदम सही है। ऑक्सीडेशन नंबर भी हम लोग निकाल लेते हैं। एक है हमारे पास ClO माइनस, ClO2 माइनस, ClO4 माइनस। अब इसमें निकालोगे तो ये +1 आएगा, ये +3 आएगा और ये +7 आएगा। तो ऑक्सीडेशन नंबर सबसे ज्यादा किसका है, ClO4 माइनस का, फिर ClO2 माइनस, तो ये भी क्या है, सही है। तो इवेंचुअली आंसर गलत कौन सा होना चाहिए, ये वाला होना चाहिए। अब ये कैसे गलत है, ये अभी हमने एक तरीके से तो डिस्कस ही कर लिया है। जैसे कि अभी हमने क्वेश्चन किया था ना स्टेबिलिटी वाला, वही सेम रीजन है यहाँ पे भी, कि HClO4 से बनेगा कौन, ClO4 माइनस, और ClO4 माइनस से रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, ये रेजोनेंस की वजह से क्या है, ज्यादा स्टेबलाइज्ड है।
बट ClO माइनस जो है ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड नहीं है। अब रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड नहीं है मतलब ये अनस्टेबल है। अनस्टेबल है तो ये क्या कर रहा है, अपने ऑक्सीडेशन नंबर को चेंज कर रहा है। तो इसलिए ये वाला भी क्या है, फिर गलत है। ऑर्डर क्या होना चाहिए यहाँ पे, HClO ज्यादा अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा, फिर HClO2 और उसके बाद आएंगे अपने HClO3 और HClO4। ये ऑर्डर होना चाहिए था। तो आंसर क्या हो गया, ओनली डी, सिर्फ डी वाला क्या है, गलत। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो आते हैं क्वेश्चन नंबर 53 पे। क्वेश्चन नंबर 53 की अगर हम बात करें तो देखो यहाँ पे सबसे पहले क्या देखना है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। फिर से हमसे क्या पूछा गया है, कौन सा करेक्ट नहीं है, बार बार बोलते हो, इस पर ध्यान दिया करो। अब Cl3 माइनस, Br3 माइनस और I3 माइनस की स्टेबिलिटी पूछिए। अब देखो I3 माइनस की अगर मैं बात करूँ तो I3 माइनस एक तो बनता कैसे है कि एक तो आयोडीन है और एक I माइनस है। I माइनस ने अपना लोन पेयर I2 को दिया और क्या दिया, I3 माइनस। सिमिलरली ऐसे ही होगा Cl2 प्लस Cl माइनस और Br2 प्लस Br माइनस से बना Br3 माइनस। तो अब यहाँ पे देखो एक चीज से हम बेसिक चीज पे देखते हैं, जितना आसानी से ये लोन पे डोनेशन हो रहा होगा उतना ही ज्यादा स्टेबल ये हो रहा होगा, उतनी जल्दी ये बन रहा होगा, मतलब उतना ही ज्यादा स्टेबल हो गया। तो यहाँ पे हम लोन पे डोनेशन की टेंडेंसी से देखते हैं स्टेबिलिटी। तो देखो कौन तुम्हारे हिसाब से ज्यादा आसानी से लोन पे डोनेट करेगा, I माइनस, Br माइनस या Cl माइनस। तो होना क्या चाहिए उसमें, I माइनस, क्योंकि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है तो लोन पे डोनेशन क्या होगा, फिर ज्यादा आसान होगा। तो Cl3 माइनस, Br3 माइनस, I3 माइनस, ये ऑर्डर फिर क्या है, गलत है। तो ये तो सही नहीं है, I3 माइनस ज्यादा स्टेबल होना चाहिए क्योंकि I माइनस लोन पेयर क्या कर रहा है, ज्यादा आसानी से डोनेट कर रहा है। नेक्स्ट HCl, HBr, HI, HF, वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर सॉरी, अगर वेपर प्रेशर की बात करें तो वेपर प्रेशर कौन कम शो करेगा, HF। क्यों, क्योंकि HF में क्या है, फिर से हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से लिक्विड स्टेट में मिलता है, तो वेपर प्रेशर क्या हो गया, कम हो गया। तो ये स्टेटमेंट सही है। HClO जी अभी हमने डिस्कस किया, ऑक्सीडाइजिंग पावर यही होनी चाहिए HClO की ज्यादा, क्योंकि HClO रेजोनेंस स्टेबलाइज नहीं है, जबकि ClO4 माइनस इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। ClO2 और Cl2 और H2। अब देखो यहाँ बॉन्ड एंगल पे फिर से हुई, बॉन्ड पे लोन पे गिन लेते हैं। ClO2 की अगर बात की जाए तो यहाँ पे एक क्लोरीन और ऑक्सीजन आ गया, इस तरीके से बना देते हैं। फिर आ गया Cl2O और तीसरा है H2O। चलो अब इसमें अगर देखा जाए, सबसे पहले अगर देखो, अगर हम बॉन्ड पेयर्स या लोन पेयर्स लिए तो ये ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज हो गई। दूसरे यहाँ पे दो बॉन्ड लोन पेयर है, यहाँ पे भी दो लोन पेयर है, तो लोन पेयर की वजह से बॉन्ड एंगल तो कम ही होना चाहिए, तो इसका सबसे ज्यादा होना चाहिए। फिर इन दोनों पे आते हैं। अब इन दोनों में देखो OCl और OH। OCl ऑक्सीजन और क्लोरीन में ज्यादा अगर बात की जाए, वैसे ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है बट इस एटम का साइज भी क्या है, बड़ा है। एटम के साइज बड़े होने की वजह से यहाँ पे जो रिपल्शन होता है वो क्या होता है, ज्यादा होता है, तो ये एंगल क्या होता है, थोड़ा सा बढ़ जाता है। ये एटम का साइज क्या है, छोटा है, तो यहाँ पे एंगल क्या हो जाएगा, इसकी कंपैरेटिवली कम हो जाएगा। तो ये ऑर्डर क्या है, फिर सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसमें अपना, ए होगा। कि इनकरेक्ट कौन सा है, पहला वाला स्टेटमेंट। नेक्स्ट, which fluoride is isostructural with ICl2 minus? ICl2 minus आयोडीन, यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, नेगेटिव पीसी में गिन लो तो 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। 8 इलेक्ट्रॉन तो Cl के साथ चले गए, कितना बचा अपने पास, 3 लोन पेयर और 2 बॉन्ड पेयर, मतलब sp3d। तो ये देख लेते हैं इसमें से कौन sp3d है, वो आइसोस्ट्रक्चरल हो जाएगा। XeF4 ज़ेनॉन के पास 8 इलेक्ट्रॉन, 4 इसके साथ चले गए, मतलब 4 बॉन्ड पेयर हो गए, 2 बच गए तो 2 लोन पेयर हो गए। तो इसका 6 आ गए सिर्फ नंबर, तो ये तो होगा ही नहीं। XeF6 फिर से ज़ेनॉन के पास 8, 8 में से 6 इधर चले गए, मतलब 6 बॉन्ड पेयर, 2 बचे, मतलब 1 लोन पेयर बचा, तो ये 7, ये भी नहीं होगा। XeF2
xenon फिर से 8 में से 2 चले गए तो 2 बॉन्ड पेयर आ गए। अब 6 इलेक्ट्रॉन बचे, मतलब 3 लोन पेयर बचे, तो मतलब 5। अब देखो यहीं से आ गया क्या आंसर, XeF2। Group 16 element have lower value of first ionization enthalpy as compared to group 15। एकदम सही है। अब ये रीजन हम पढ़ते भी है, एक्सेप्शन काफी इंपॉर्टेंट रहता है। ये कौन कौन सा आता है, ये नाइट्रोजन और ऑक्सीजन वाली फैमिली में से पढ़ते हो। नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, 1s2 2s2 और 2p3, मतलब यहाँ पे हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। और यहाँ पे क्या होता है, 2s2 और 2p4। अब देखो ये हाफ फील्ड है तो ये स्टेबल है, तो ज्यादा आसानी से इलेक्ट्रॉन डोनेशन नहीं होगा। अगर इलेक्ट्रॉन डोनेशन आसानी से, इलेक्ट्रॉन निकलेगा आसानी से नहीं, तो मतलब इसकी एनर्जी क्या हो गई, ज्यादा हो गई। क्यों ज्यादा है, क्योंकि इसकी हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। तो हाफ फील्ड p ऑर्बिटल इन ग्रुप 15 एलिमेंट आर मोर स्टेबल। एकदम सही है। तो आंसर क्या हो गया इसका, ए। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन 56 क्वेश्चन में क्या दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मूला रिप्रेजेंट फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड। फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड या ओलियम हम किसको बोलते हैं, H2SO7। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, H2, H2S, H2SC, H2T, इनमें से बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा किसका है। अब ये भी इंपॉर्टेंट रहता है, H2O का सबसे ज्यादा होता है। क्यों ज्यादा होता है, अपने को पता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। तो आंसर क्या होना चाहिए, बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग H2O की बॉइलिंग पॉइंट क्या है, सबसे ज्यादा। आंसर विल बी ए। चलो अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अब यहाँ पे देखो क्या पूछा गया है, एसिडिक कैरेक्टर पूछा गया, एसिडिक नेचर पूछा गया ऑक्साइड्स का। कौन से ऑक्साइड्स हैं ग्रुप 16 के। अब ग्रुप 16 को ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर सेम है, तो ऑक्सीडेशन नंबर पर हम नहीं जाते। हम क्या देखेंगे कि जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेंट्रल एटम की क्या होती है, डिक्रीज होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होगी तो एसिडिक कैरेक्टर भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव यहाँ सल्फर हुआ, सबसे कम टेल्यूरियम हुआ। तो आंसर क्या होना चाहिए, PeO3, SeO3 और SO3। एकदम सही है। तो आंसर फिर से क्या आ जाएगा इसका, ए। अब क्वेश्चन में पूछा है आपसे पायरोफॉस्फोरिक एसिड। तो पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि पायरोफॉस्फोरिक एसिड होता क्या है। और पायरोफॉस्फोरिक एसिड होता है H4P2O7। अब एक तो फॉर्मूला पता होना चाहिए, दूसरा इसका स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। अब स्ट्रक्चर कैसे बनाओगे, P, एक तो चलो पहले डबल बॉन्ड O वाला बना देते हैं, P डबल बॉन्ड O, OH OH O P डबल बॉन्ड O, OH और OH। तो अब यहाँ पे देखो क्या पूछे, हाइड्रोक्सिल। हाइड्रोक्सिल मतलब 1 2 3 और ये 4। तो आंसर क्या हो गया इसका, C4। चलो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 61 पे। 61 क्वेश्चन अगर देखा जाए, असर्शन दे रखा है एक्वा सॉल्यूशन ऑफ Ti3 प्लस आयन जो है वो पर्पल है, बट Ti4 प्लस कलरलेस है। तो अब कलर देखो दो वजह से होता है, एक तो डी में अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक तो डी के इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होता है, डी ट्रांजिशन की वजह से होता है, दूसरा चार्ज ट्रांसफर करके भी एक फिनोमेना होता है, उसकी वजह से भी होता है। तो अब सबसे पहले अगर हम यहाँ पे देखें टाइटेनियम 3+, टाइटेनियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सबसे पहले होती क्या है, अगर मैं सिर्फ टाइटेनियम की बात करूं तो टाइटेनियम होगा आर्गन, एटॉमिक नंबर 22, 3d2 और 4s2, ये टाइटेनियम है। अब अगर टाइटेनियम 3+ 3 इलेक्ट्रॉन निकले, s से निकला, d से निकला, तो ये क्या हो गया 3d1। तो ये दिखा सकता है, सही बात है, कलर हो सकता है इसमें, dd ट्रांजिशन शो कर सकता है। बट Ti4+ क्या है 3d0, तो इसमें तो कोई भी कलर नहीं होगा। तो असर्शन तो सही लग रहा है कि Ti3+ कलर्ड है, बट Ti4+ क्या है, अनकलर, मतलब कलरलेस है। तो पहला असर्शन तो सही है। दूसरा रीजन, Ti3+ Ti4+ कैन शो d इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन इन विजिबल रीजन। अब ये गलत है क्योंकि इसमें d में इलेक्ट्रॉन है नहीं, d में इलेक्ट्रॉन है नहीं, तो dd ट्रांजिशन कहाँ से दिखाएगा। तो रीजन तो क्या हो गया, गलत हो गया। तो असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स, सो आंसर शुड बी डी। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे।
लैंथेनम ट्राईहाइड्रोक्साइड इज मोर बेसिक देन ल्यूटेटियम ट्राईहाइड्रोक्साइड। अब देखो Na और ल्यूटेटियम, La से हम यहाँ पे जा रहे हैं ल्यूटेटियम में। अब लैंथेनम या एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में आपने एक चीज सुनी होगी जो बड़ी ही कॉमन है, जिसको हम क्या बोलते हैं, लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। एफ ब्लॉक में बेसिकली यही पढ़ते भी हैं हम, लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। जो चीज होती है वो इसी वजह से हो रही होती है, काफी इंपॉर्टेंट चीज है। अब लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से क्या होता है, लेफ्ट टू राइट जब जाते हो तो साइज बहुत ज्यादा डिक्रीज कर जाता है। तो साइज डिक्रीज करे मतलब ये जो M3+ आयन है इसका साइज क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। अब एक नियम हम और पढ़ते हैं, किसके बारे में, फजान। अब फजान बाबा क्या बोलते, देखो फजान ने क्या बोला कि साइज जितना छोटा होगा उतना ही ज्यादा क्या होगा, फिर से कोवलेंट कैरेक्टर। तो फजान बाबा की ये बात अपने को ध्यान रखनी है कि जितना छोटा कटायन का साइज उतना ही ज्यादा क्या होता है उसमें कोवलेंट कैरेक्टर। तो मतलब इसमें कोवलेंट कैरेक्टर क्या है, ज्यादा है, और इसमें कोवलेंट कैरेक्टर क्या है, कम। कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा मतलब आयनिक कैरेक्टर कम, आयनिक कैरेक्टर कम, तो बेसिक स्ट्रेंथ भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो मोर बेसिक देन ल्यूटेटियम, ये स्टेटमेंट भी क्या है, एकदम सही है। लैंथेनम इज डी ब्लॉक एलिमेंट। अब लैंथेनम में यहाँ पे थोड़ी बहुत कहीं ना कहीं कंट्रोवर्सी आ जाती है कि लैंथेनम डी ब्लॉक का है या एफ ब्लॉक का है। बहुत जगह हम इसको एफ ब्लॉक मानते हैं, कहीं कहीं इसको डी ब्लॉक मानते हैं। बट अगर हम मोस्टली बात करें, देखो लैंथेनम की प्रॉपर्टी सिमिलर है एज कम्पेयर टू एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, इसलिए हम इसको एफ ब्लॉक में पढ़ते हैं। बट जो लैंथेनाइड सीरीज है वो या एफ ब्लॉक के जो एलिमेंट्स है वो आते हैं आफ्टर लैंथेनम, लैंथेनम के जस्ट बाद वाले 58 से हम बात करते हैं। तो इसलिए ये एक स्टेटमेंट एक तरीके से सही है, इसको डी ब्लॉक में ही प्लेस किया जाता है। तो असर्शन सही है, रीजन भी सही है, बट एक करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं बोल सकते हो। तो अगर यहाँ पे देखें, बोथ assertion and reason are true, but reason is not a correct explanation for the assertion. तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, बी। क्वेश्चन नंबर 63। अब 63 में बोला गया है स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स कैन शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म डिफरेंट डिफरेंट पोजीशंस ऑक्यूपाई करनी है। अब देखो हमारे पास स्क्वायर में दो पोजीशन है, एक सिस वाली और एक ट्रांस वाली। मतलब ये जो एंगल आता है ये हो जाता है 90 और ये वाला हो जाता है 180, ऑपोजिट वाला 180 हो गया। तो अब अगर ए बी ए और बी इस तरीके से, तो बी और बी एक दूसरे के 180, ये हो गया ट्रांस। और बी भी अगर एक दूसरे के 90, ए अगर 90, तो क्या हो गया, ये सिस हो गया। तो इसे ट्रांस आइसोमेरिज्म दिखाता है, मतलब ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दिखा रहा है, तो ये तो सही है। रीजन यूजुअली स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स हैज प्लेन ऑफ सिमेट्री। अब देखो प्लेन ऑफ सिमेट्री की वजह से सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म दिखा रहा है, ये गलत है। ये हम बोल सकते हैं कि प्लेन ऑफ सिमेट्री की वजह से ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म ये नहीं दिखाता है, तो वो सही हो जाता है। तो ये रीजन सही है, बट इसका एक्सप्लेनेशन ये नहीं है। तो अगर हम बात करें तो आंसर फिर से इसका क्या हो जाएगा, बी। असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, बट करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो आंसर क्या हो गया, बी। फोर्थ क्वेश्चन, NiCN4 2- इज डायमैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स। निकाल लेते हैं। NiCN4 2-, तो यहाँ पे निकल किसमें है, प्लस। निकल का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है यहाँ पे, +2, मतलब 3D8। अब 3D8 तो 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे कितने हो गए इसके पास, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब 8 इलेक्ट्रॉन्स है, बट यहाँ पे लिगेंड क्या है, CN कैसा लिगेंड होता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्या करता है, सारे अनपेड इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग कराते थे। तो ये जो GD वाले इलेक्ट्रॉन्स है इनकी क्या हो जाएगी, पेयरिंग हो जाएगी। तो आफ्टर पेयरिंग अगर हम बात करें तो ये 1 2 3 4 5 6 और ये 7 8, आगे एक S भी पड़ा है और एक P भी पड़ा है। ये 3D है, ये 4S है और ये 4P है। तो अब देखो CN के लिगेंड्स के लोन पेयर इधर चले गए, तो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गई इसकी, DsP2। DsP2 मतलब स्क्वायर प्लेनर। तो ये स्टेटमेंट तो सही है, और ऊपर से डायमैग्नेटिक है। डायमैग्नेटिक क्यों, कोई भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं दिख रहा हमें, तो ये डायमैग्नेटिक है। तो स्टेटमेंट 1 तो क्या है, सही है। कंपाउंड इज लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, ये भी सही है, क्योंकि इसकी जो स्पिन होनी चाहिए थी, अगर देखो वो कितनी होनी चाहिए थी स्पिन,
मोमेंट कितना आना चाहिए था इसका, मैग्नेटिक मोमेंट 2 के हिसाब से आना चाहिए था, बट यहाँ पे ये क्या हो गया, डायमैग्नेटिक हो गया, तो मैग्नेटिक मोमेंट तो उसका डिक्रीज हो गया, तो इसलिए लो स्पिन कॉम्प्लेक्स तो है, स्टेटमेंट सही है, बट डायमैग्नेटिक लो स्पिन से नहीं बोल सकते, क्योंकि डायमैग्नेटिक में क्योंकि इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसलिए वो डायमैग्नेटिक है, ना कि वो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है, इसलिए डायमैग्नेटिक। लो स्पिन हो सकता है, लो स्पिन का देखो मतलब क्या है, लो स्पिन का मतलब है कि जितना हुम्स रूल के अकॉर्डिंग उसका मैग्नेटिक मोमेंट आना चाहिए था, जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आने चाहिए थे उतने नहीं है, फोर्सफुल पेयरिंग कर दी गई, जिसकी वजह से अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, कम हो गए, तो इसलिए बोल सकते हैं उसको लो स्पिन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचे ही नहीं या फिर क्या हो गए, कम हो गए, दोनों केस हो सकते हैं, तो इसलिए वो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स तो है, स्टेटमेंट एकदम सही है, बट डायमैग्नेटिक है क्योंकि उसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचा ही नहीं, हो सकता है लो स्पिन है बट अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, तो इसलिए स्टेटमेंट तो जो स्टेटमेंट 1 है उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो आंसर फिर से क्या मार्क करेंगे हम, बी। 65 क्वेश्चन पे आते हैं। D6 SFL इलेक्ट्रॉन T2G EG, SFL मतलब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की बात कर रहे हैं, स्ट्रॉन्ग फील्ड मतलब फिर से क्या कराएंगे, पेयरिंग, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, तो सबसे नीचे आएगा T2G, T2G के कितने हैं अपने पास 3, और ऊपर आएगा EG। अब अगर यहाँ पे बोल रहे हैं हम स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, मतलब ये गैप क्या है, इनके बीच में ज्यादा है, ये गैप ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन एक्साइट नहीं होगा, नीचे ही ऑर्बिटल में भेजेंगे, 6 इलेक्ट्रॉन भेजना है, तो 1 2 3 4 और ये 5 है, मतलब T2G में 6 हो जाएंगे, EG में 0, तो आंसर क्या आएगा इसका, बी। कोबाल्ट ट्रीक्लोराइड फॉर्म सेवरल ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस विद अमोनिया, ठीक है, अब इसमें कौन टेस्ट नहीं देगा क्लोराइड का, ये बात कर रहे हैं, अब देखो विल नॉट गिव टेस्ट ऑफ क्लोराइड आयन, जिसमें क्लोराइड आयंस कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर नहीं होगा, मतलब आयनाइजेशन स्फीयर में अगर Cl नहीं है तो क्लोराइड आयन का टेस्ट नहीं देगा, क्योंकि वो आयनाइज ही नहीं होगा। अब यहाँ पे देखो एक काम हमेशा करना है, न्यूट्रल जितने हैं उनको हमेशा अंदर, बाद में जितने बचे क्वेश्चन नंबर 6 लेके चलेंगे, न्यूट्रल वालों को अंदर, बाकियों को बाहर, तो पहले वाले के लिए बनाए तो ये बन जाएगा NH3 4, और देखो 6 करना है तो 2 Cl इधर और 1 Cl क्या हो गया, फिर बाहर हो गया, एक को एक ही रहने देते हैं। दूसरे वाले ये A है, B वाले का रिप्रेजेंटेशन अगर करोगे तो CO NH3 5 हो गए, 5 और 1 6, बचे कितने 2, तीसरा CO NH3 6, अब 6 के 6 हो गए, तो तीनों Cl कहाँ जाएंगे, बाहर, और D में अगर देखोगे तो CO NH3 3 है और Cl 3 के 3 अंदर, तो यहाँ पे अगर देखो एक भी Cl आयनाइजेशन स्फीयर में नहीं है, तो ये टेस्ट नहीं दिखाएगा क्लोराइड का, तो आंसर विल बी डी। फॉर द सेम मेटल, सेम लिगेंड, मेटल लिगेंड डिस्टेंस रिलेशन बताना है, डेल्टा O और डेल्टा T, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एट ऑक्टाहेड्रल एंड टेट्राहेड्रल, तो एक ये फॉर्मूला होता है। स्प्लिटिंग देखो हमेशा कौन सी ज्यादा होती है, ऑक्टाहेड्रल में ज्यादा होती है, 6 लिगेंड्स हैं, टेट्रा में 4 है, तो खुद भी हम लगा सकते हैं, कॉमन सेंस भी यूज कर सकते हैं कि जितना ज्यादा लिगेंड उतना ज्यादा क्या हो रहा है, रिपल्शन हो रहा है, उतना ज्यादा स्प्लिटिंग हो रही है, तो रिलेशन जो ये होता है डेल्टा T इज इक्वल टू 4/9 ऑफ डेल्टा O, हमेशा ये ध्यान रखना डेल्टा O डेल्टा T से क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, तो किसी भी तरीके से वो रिलेशन भी निकाल सकते हैं, जैसे अगर यहाँ पे देखो 9/4 मतलब डेल्टा T ज्यादा हो गया, डेल्टा O कम हो गया, तो ये बाई से हटा दोगे, यहाँ भी ज्यादा हो गया, यहाँ भी ज्यादा हो गया, तो अगर हमें फॉर्मूला नहीं भी याद है तब भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, बस एक ये बेसिक चीज लगा के कि ऑक्टाहेड्रल में स्प्लिटिंग ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू टेट्राहेड्रल, सबसे ज्यादा स्क्वायर में, फिर आएगी ऑक्टा और फिर आती है टेट्रा, तो आंसर इवेंचुअली कौन सा बन गया, ये, और होता भी इनमें रिलेशन ही डेल्टा T इज इक्वल टू 4/9 ऑफ डेल्टा O, या क्या बोल सकते हो 9 डेल्टा T इज इक्वल टू 4 डेल्टा O, तो आंसर क्या मार्क करना है, बी, सी। सिग्मा बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड बता रहा है, दो तरीके के हम पढ़ते हैं, सिग्मा वाले और पाई वाले, अब देखो फेरोसिन हो गया, क्रोमोसिन हो गया, या जीस सॉल्ट हो गया, ये वाले कौन से होते हैं, पाई वाले, एक इकलौता यही बचा ग्रिग्नार्ड जिसमें क्या होता है सिग्मा RNGX, तो ये क्या होता है, सिग्मा वाला होता है, सिग्मा बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटालिक, ऑर्गेनोमेटालिक मतलब जहाँ पे मेटल या मेटेलॉइड या नॉन मेटल किससे जुड़ा हो, कार्बन से जुड़ा हो, उसको क्या बोला जाता है, ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। assertion H3PO2 is more reducing than H3PO4, एकदम सही बात है, और क्यों होता है ये भी हम एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा हुआ है, एनसीईआरटी में पढ़ो, पी ड्रॉप में मिलेगा ये,
नंबर ऑफ पीएच बॉन्ड ज्यादा है, इसलिए उसका रिड्यूसिंग नेचर भी क्या है, ज्यादा। तो असर्शन सही है, रीजन भी सही है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। तो आंसर इसका होना चाहिए डी होना चाहिए। स्ट्रक्चर बना के भी देख सकते हो, ये H3PO2 और ये H3PO4। अगर H3PO4 में देखो पीएच बॉन्ड है ही नहीं, यहाँ पे 2 पीएच बॉन्ड है, तो इसलिए इसका रिड्यूसिंग नेचर क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है। अब इसमें क्या बताना है हमें, मिनिमम मेटल कार्बन बॉन्ड लेंथ। मेटल और कार्बन की बॉन्ड लेंथ का बैक बॉन्डिंग क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए। ये चीज हमेशा ध्यान रखो जब भी हम M और ये कार्बोनिल की बात करें, इसको भी ऐसे मेटल और कार्बोनिल की बात करते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या होती है, बैक बॉन्डिंग। क्या हुआ, कार्बन ने मेटल को लोन पेयर दिया, बदले में मेटल ने वापस कार्बन को क्या कर दिए, इलेक्ट्रॉन दे दिए। अब कार्बन यहाँ से इलेक्ट्रॉन इधर चले गए, कहाँ पे गए, इसमें एंटी बॉन्डिंग में जाते हैं। एंटी बॉन्डिंग में जाते हैं जिसके वजह से बॉन्ड ऑर्डर जो है यहाँ का क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो बॉन्ड लेंथ क्या हो जाती है, बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाता है, कम हो जाता है, जिसकी वजह से बॉन्ड लेंथ क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो बॉन्ड लेंथ बढ़ जाती है, बॉन्ड ऑर्डर कम, तो बॉन्ड लेंथ क्या होगी, ज्यादा होगी। ये बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी, बट यहाँ पे अगर देखा जाए बैक बॉन्डिंग की वजह से डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ रहा है, तो ये बॉन्ड जो है, ये वाली जो बॉन्ड है, ये इसकी बॉन्ड लेंथ क्या हो जाती है, फिर कम हो जाती है। ये वाली बॉन्ड लेंथ बढ़ती है, ये वाली बॉन्ड लेंथ कम होती है, मेटल कार्बन की कम होती है। तो जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच होगा ये, उतना ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन ये वापस इसको क्या कर रहा होगा, दे रहा होगा। तो हमें बस सेंट्रल मेटल पे या जो भी ट्रांजिशन एलिमेंट है उस पर क्या देखना है, चार्ट से देख सकते हो या फिर उस पर इलेक्ट्रॉन से देख सकते हो। अब देखो कैल्शियम एंड CO न्यूट्रल होता है, तो इस पर पॉजिटिव आएगा, यहाँ पे नेगेटिव आएगा, यहाँ पे 0 आएगा। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच कौन सा दिख रहा है अपने को, वैनेडियम। तो सबसे ज्यादा किसमें होगी, सबसे कम बॉन्ड लेंथ किसमें होगी, वैनेडियम और कार्बन की। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी। अब अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी स्टेटमेंट्स आर ट्रू फॉर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, दे फॉर्म कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। ये पता है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ते ही है सारे के सारे ट्रांजिशन मेटल्स। दे फॉर्म वेरिएबल, दे शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, ये भी सही है। अभी हम निकालते भी हो, देखो जैसे कोऑर्डिनेशन में यही निकालते हो ना, अलग अलग मेटेरियल की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हो, दे शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, ये स्टेटमेंट भी सही है। दे आयंस आर कलरलेस, अब ये जरूरी नहीं है क्योंकि वहां पे DT ट्रांजिशन होता है, आयंस में कलर भी हो सकता है, कलरलेस भी हो सकता है। तो ये सही था, ये सही था, बट ये क्या हो गया, गलत हो गया। फिर दे आयंस कंटेन पार्शियली फिल्ड d ऑर्बिटल्स, ये भी एकदम सही है। ट्रांजिशन एलिमेंट्स लोग डेफिनेशन ये पढ़ते हैं कि जहां पे पार्शियली फिल्ड d ऑर्बिटल्स हो उसकी ग्राउंड स्टेट में या किसी की आयन या एक्साइटेड स्टेट में, वही ट्रांजिशन मेटल्स होता है। तो ये स्टेटमेंट भी क्या है, सही है। तो करेक्ट वाले कितने आ गए अपने पास, 3। तो आंसर विल बी सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। अब देखो फिर से क्या बताना है अपने को, इनकरेक्ट बताना है। अब इनकरेक्ट में इसको एलिमिनेशन मेथड से भी कर सकते हो। जैसे एक बड़ी कॉमन एग्जांपल हम पढ़ते हैं, लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। अभी हमने कुछ देर पहले डिस्कस किया था, लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन की वजह से जिरकोनियम हाफनियम का साइज क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है। और टाइटेनियम, जिरकोनियम और हाफनियम की अगर मैं बात करूं तो ऊपर से नीचे वैसे भी साइज बढ़ता है, तो टाइटेनियम का छोटा होना चाहिए, जिरकोनियम और हाफनियम का बराबर हो जाता है, जिसकी वजह से लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन की वजह से। तो इसीलिए ये वाला तो क्या है, देखो सही है। तो ये ई ऑप्शन तो अगर कहीं पे भी तुम्हें दिख रहा है इनकरेक्ट में, तो वो तो गलत होगा, मतलब ये ऑप्शन हटा दो, ये ऑप्शन हटा दो। अब बचा अपने पास ए, डी और ए, मतलब अगर मैं डी एलिमिनेट कर दूं तो वैसे से आंसर आ जाएगा। अब देखो डी, अभी मैंने बताया अगर ई डी सही होता तो ई गलत होता, बट हमने ये निकाल लिया कि ई सही है, तो ये डी वाला तो होना चाहिए क्या, गलत होना चाहिए। तो अगर हम बात करें डी वाला तो गलत है, डी वाला मतलब ये आंसर फिर यही होना चाहिए। फिर ए भी क्या हो गया, गलत हो गया। तो आंसर क्या होना चाहिए फिर इसका, ए। ओनली ए एंड डी जो है वो क्या है, गलत है। अब अगर आपको ये नहीं भी पता आयरन कोबाल्ट निकल, तब भी आंसर वहां से आ जाएगा, क्योंकि इसमें एक्चुअल में अगर देखा जाए कंफ्यूजन होता है आयरन कोबाल्ट और निकल में, क्योंकि हम बोलते हैं कि बीच में आके ऑलमोस्ट क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है। आयरन कोबाल्ट निकल का साइज ऑलमोस्ट क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है। बट देखो जस्ट बाय एलिमिनेशन मैंने यहीं से आंसर निकाला,
तो उसके लिए ज़रूरी नहीं है हमें पूरा हर ऑप्शन को सॉल्व भी करना पड़े। इस तरीके से आपको भी टाइम बचाने के लिए यूज़ करना चाहिए। ट्रिक्स लगा सकते हो ऐसे बहुत बार, या फिर एलिमिनेशन मेथड को यूज़ करके सही आंसर ऑब्टेन ऐसे कर सकते हो। तो ये सब चीज़ों को ध्यान रखा करो क्वेश्चन अटेम्प्ट करते टाइम। और वैसे ये बोल भी सकते हैं सही है कोवॉट निकल का, वैसे ऑल्दो बराबर ही होता है, बट बाय एलिमिनेशन ही हम क्या निकाल रहे हैं, आंसर ए। (73) Cr2O3 is amphoteric। अब देखो क्रोमियम की हम 3 ऑक्साइड्स पढ़ते हैं, CrO, Cr2O3 और CrO3। यहाँ पे +6 है, यहाँ पे +3 है और यहाँ पे +2 है। जब भी सेंट्रल मेटल एटम की या ट्रांजिशन एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा होती है तो वो एसिडिक दिखाता है। तो ये तो वहीं से आ गई क्या, एसिडिक। जितना ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होता है उतना ज्यादा एसिडिक कैरेक्टर हम मानते हैं। तो ये तो हो गया एसिड। ये वाली कम वाली है तो ये बेसिक हो गई, और जो बीच में फंसी ये क्या हो गई, एम्फोटेरिक। तो Cr2O3 एम्फोटेरिक हुई, तो ये स्टेटमेंट सही है। CrO5 का +6 ऑक्सीडेशन स्टेट है। अब ये भी याद होना चाहिए, बटरफ्लाई स्ट्रक्चर करके हम पढ़ते हैं। यहाँ पे हमें बतानी है तितली। अब ये तितली क्या है, यहाँ पे परऑक्साइड लिंकेजेस होती हैं। तो ये देखो -1 -1 -1 -1 और ये -2, तो इस पे इवेंचुअली कितना आएगा, फिर +6 आएगा। तो ये वाला भी स्टेटमेंट क्या है, सही है। अब अगले स्टेटमेंट पे आओ। आयोडाइड ऑफ मिलियंस बेसिस NH2 HgO HgI। अब ये भी आपने पढ़ा होगा, अमोनिया का जब हम टेस्ट करते हैं नेस्लर्स रिएजेंट के साथ। नेस्लर्स रिएजेंट क्या होता है, K2HgI4 के साथ। ये नेस्लर रिएजेंट है। बेसिक मीडियम में ये रिएक्शन कराया जाता है अमोनिया के साथ। तो जब ये रिएक्शन होता है तो यहाँ पे बनता है एक रेडिश ब्राउन कलर का प्रेसिपिटेट, और ये जो प्रेसिपिटेट है वो किसका होता है, ये आयोडाइड ऑफ मिलियंस इसका ही होता है। तो ये स्टेटमेंट भी एकदम सही है। गैडोलिनियम इज एक्टिनॉइड एलिमेंट, ये गलत हो गया। गैडोलिनियम लैक्टिनाइड है, एक्टिनाइड नहीं है, तो ये स्टेटमेंट तो गलत हो गया। Zn2+ है स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फिगरेशन। स्यूडो इनर्ट गैस मतलब क्या, कोई इनर्ट गैस होती है NH2 NP6। स्यूडो क्या हो जाती है, जहाँ पे D में भी क्या हो जाए, 10 हो जाए। तो जहाँ D10 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन मिल रही है वो स्यूडो नोबल गैस कॉन्फिगरेशन हो जाती है। तो Zn2+ में होता ही है, D10 होता है, 3D10 4s2, S से 2 इलेक्ट्रॉन गए तो 3D10 हो गया। तो स्टेटमेंट ये वाला भी सही है, आपसे पूछा भी करेक्ट है। तो कितने स्टेटमेंट देखो, 1 2 3 और ये 4, मतलब कौन कौन से, A B C और E। ABCE मतलब आंसर क्या हो गया इसका, A। अब क्वेश्चन नंबर 74 मैच करना है। इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं, तो निकाल लेते हैं। आयरन 3d6, चार अनपेड हो गए इसके पास। तो A का 1 A का 1, तो ये दोनों ऑप्शन हटा दो, इन दोनों में चूज करना है। अब इन दोनों में देखो B का 2 है तो करने की जरूरत नहीं है। C वाला देखो बस, C 3 और 4, C पहचाने मतलब कॉपर 3d10 और 4s1 मतलब S के में एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है, तो कॉपर का 4 होना चाहिए। कॉपर का 4 एक ही में दिख रहा है मतलब C। तो आंसर क्या हो गया इसका, C हो गया। तो यहाँ पे देखो मैं पूरा सॉल्व कर ही नहीं रही हूँ, बस एलिमिनेशन के थ्रू क्या कर रहे हैं हम, ऑप्शंस निकालते जा रहे हैं। सेवेंटी फिफ्थ क्वेश्चन मैच करना है अगेन, जिंक। अब देखो जिंक कौन सी कैटेगरी पे आता है। एक तो हमें जिंक में सबसे पहले कॉइनेज मेटल, कॉइनेज में आते हैं कॉपर सिल्वर गोल्ड। तो कॉपर ये दिख रहा है अपने को, तो कॉपर कॉइनेज मेटल हो जाना चाहिए। तो C का तो 1 होना चाहिए। C का 1 अगर देखा जाए एक ही में है, तो यही से आंसर आ गया, आगे कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। बट तब भी हम एक बार सॉल्व कर लेते हैं। चलो अब A Zn है, Zn में चाहे हम Zn बनाए चाहे हम Zn2+ बनाए, D में कभी पार्शली फिल्ड इलेक्ट्रॉन्स होते ही नहीं है, तो इसलिए इसको हम ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं बोलते। तो ये क्या है, नॉन टिपिकल ट्रांजिशन मेटल। तो A का तो 3 सही है। क्रोमियम में बात करें तो सबसे ज्यादा अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं, सबसे ज्यादा इसलिए क्या होता है उसका मेटालिक बॉन्डिंग ज्यादा होती है, या बोल सकते हो हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट होता है। तो 2 वाला भी एकदम सही।
सीरियम एम ब्लॉक के एलिमेंट है, तो ये भी तो आंसर तो यहीं से देखो आ गया ए। Which has highest magnetic moment? मैग्नेटिक मोमेंट के लिए फिर मुझे क्या देखना है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। अब देखो H2O है, H2O कैसा होता है, न्यूट्रल लिगेंड है, मतलब जो चार्ज इस पे है वही चार्ज इस पे है। तो क्रोमियम 3+, क्रोमियम 3+, क्रोमियम होता है 3d5 4s1, तो ये कितना हो गया 3d3, मतलब यहाँ पे 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ गए। फिर Fe2+, Fe2+ मतलब 3d6, अभी हमने किया था 3d6 होते तो कितना आते, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। Zn2+, 3d10, 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। और यहाँ पे देखो ऑक्सिलेट -2 होता है, तो 3 × -6, और ये कोबाल्ट फिर किसमें आ गया +3, मतलब 3d6 4s2 है, तो ये भी क्या हो गया वापस 3d7 4s2 है, तो ये कितना हो गया फिर से 3d6 हो गया। बट अब देखो 3d6 वाला ये भी आ गया, ये भी आ गया, तो अब एक और कोई लॉजिक लगाना पड़ेगा। और क्या लॉजिक लगेगा, आप लिगेंड देखो, यहाँ पे लिगेंड वीक फील्ड है, यहाँ पे लिगेंड कोबाल्ट 3+ के साथ ऑक्सीजन डोनर्स जो होते हैं वो स्ट्रॉन्ग फील्ड की तरह बिहेव करते हैं, ये अपने को ध्यान रखना है। वैसे ऑक्सीजन डोनर्स क्या होते हैं, एक वीक फील्ड लिगेंड, बट विद कोबाल्ट 3+ दे बिहेव एज स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। तो कोबाल्ट 3+ के साथ स्ट्रॉन्ग की तरह बिहेव करेगा, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इनकी पेयरिंग हो जाएगी, तो 1 2 3 4 और ये 5 है, तो इसमें भी 0 आ गया, तो आंसर का क्या होना चाहिए इसका, Fe वाला मतलब डी होना चाहिए। चलो क्वेश्चन नंबर 77 पे आते हैं हम। देखो 77 क्वेश्चन क्या बोला है, विच कॉम्प्लेक्स इज मोस्ट स्टेबल, ज्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्स हमें बताना है। ऑक्सिलेट है, ऑक्सिलेट देखो सबसे पहले ये H2O और ये मोनोडेंटेट वालों को तो हटा दो, क्योंकि जहां बाइडेंटेट ट्राइडेंटेट हेक्साडेंटेट आता है वहां पे रिंग बन जाती है, रिंग मतलब किलेट इफेक्ट होता है, किलेट की वजह से आती है स्टेबिलिटी। अब ऑक्सिलेट है और EDT है, EDT बट हेक्साडेंटेट है, और ये वाला बाइडेंटेट है। और फॉर्मूला एक होता है जो नंबर ऑफ रिंग्स का हम निकालते हैं, नंबर ऑफ रिंग्स जो होती है वो होता है डेंसिटी -1। तो Fe EDTA की डेंसिटी 1, तो मतलब ये कितनी रिंग बनाएगा 5, और ऑक्सिलेट की डेंसिटी कितनी है 2, तो एक ऑक्सिलेट एक रिंग बनाएगा, बट हमारे पास कितने ऑक्सिलेट हैं 3, तो ये कितनी बनाएंगे 3 रिंग। ज्यादा रिंग कौन बना रहा है EDTA, तो ज्यादा स्टेबलाइज बाय किलेशन कौन होना चाहिए EDTA वाला, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका ए, सॉरी बी। क्वेश्चन नंबर 78, वैल्यू ऑफ ए निकालना है। ए क्या है x + y + z, तो x y z तीनों चीजें यहाँ पे कैलकुलेट करनी पड़ेंगी। COEN2 मतलब ये वाला कैटेगरी है, ये MAA2 A2 वाली कैटेगरी। अब देखो ये सिस ट्रांस आइसोमरिज्म भी शो करता है, और जो उसका सिस है वो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म भी शो करता है, तो 3 बनते हैं ऐसे इसके। क्या बनेगा, एक तो इसमें हम ये ट्रांस वाला हो जाएगा, और दूसरा क्या हो जाएगा ऐसे सिस वाला आएगा। ये सिस वाला, और ये जो सिस वाला है इसी का एक ऑप्टिकल भी बनता है, तो इसीलिए इसके टोटल कितने हो गए 3 हो गए। ट्रांस वाला ऑप्टिकल आइसोमरिज्म नहीं दिखाएगा क्योंकि इसमें क्या है सिमेट्री एलिमेंट है। फिर आएंगे हम नेक्स्ट वाले पे, टोटल नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। अब देखो ये कौन सा वाला स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म दिखाएगा, अगर बात की जाए तो ये जो स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म दिखाएगा वो होगा कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स। अभी जो कोऑर्डिनेशन आइसोमरिज्म दिखा रहा है इसमें निकालने के लिए भी एक ट्रिक होती है, वैसे आप चाहो तो बना सकते हो बार बार लिगेंड्स को एक्सचेंज करके, बट यहाँ पे क्या देखो ये जो सेंट्रल मेटल है कि डिफरेंट है, अगर सेंट्रल मेटल डिफरेंट होता है तो नंबर ऑफ कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स जो होते हैं वो उसके कोऑर्डिनेशन नंबर के ही क्या होते हैं बराबर होते हैं। अगर सेम होता है तो कोऑर्डिनेशन नंबर बाय 2 हो जाता है, अगर डिफरेंट होते हैं तो कोऑर्डिनेशन नंबर के बराबर। ये कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है इसका 4, तो कितने कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स बनेंगे इसके 4, तो ये 3 हो गया, ये वाला 4 हो गया। अब PT NH3 PyCl टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स। अब देखो ये जो है ये कैसा है स्क्वायर प्लेनर,
और स्क्वायर प्लेनर में भी कुछ देर पहले मैंने आपको बताया ही था कि स्क्वायर प्लेनर में क्या है, प्लेन ऑफ सिमेट्री। प्लेन ऑफ सिमेट्री जहां भी आएगी वहां हम कहेंगे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं होता है। तो इसके कितने हो गए, 0। अब 4 + 3 + 0 दैट इज 7। तो आंसर शुड बी सी। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे बताना है कौन सा करेक्ट है, ठीक है। इनके लिए सबने कैलकुलेट ही कर लो। देखो NiCN4 2- अभी NiCN4 2- का हमने कैलकुलेट किया था। इसकी जो 3D8 आई थी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और उसमें CN था, तो सारे इलेक्ट्रॉन्स को हमने क्या कर दिया था, पेयर कर दिया था। और S और ये P इसमें गए थे CN के इलेक्ट्रॉन्स। तो ये DsP2 था। DsP2 मतलब स्क्वायर प्लेनर। तो पहला NiCN4 का स्क्वायर प्लेनर, ये तो सही लग रहा है NiCl4। अब देखो Cl जो है फिर से ये 3D8 है, बट Cl जो है ये क्या है, वीक फील्ड लिगेंड। ये था एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। अब वीक फील्ड है तो वीक फील्ड की पेयरिंग कराने की हिम्मत तो है ही नहीं। तो यहाँ पे 2 अनपेयर्ड बचे रहेंगे और CN के इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएंगे, मतलब ये sp3 होगा, मतलब ये टेट्राहेड्रल होगा। तो यहाँ पे अगर देखा जाए पैरामैग्नेटिक लिखा है, ये भी सही है क्योंकि यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो पैरामैग्नेटिक है। और NiCO4 की अब बात कर लेते हैं। अब ये आ गया सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड। अब अगर NiCO4 इतना स्ट्रॉन्ग है कि इसको मान के चलो, अभी तो हम डी की पेयरिंग करा रहे होते हैं, बट ये S और D की भी क्या करा देता है, पेयरिंग करा देता है। मतलब अभी भी यहाँ पे देखो, एक तो इलेक्ट्रॉन कितने आ गए, D10, क्योंकि निकल का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे 0 है। अब D10 कैसे हुआ, क्योंकि होता था ये 3D8 4s2, बट मैंने बोला CO बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है तो ये SD पेयरिंग, मतलब S के इलेक्ट्रॉन भी कहाँ भेज देता है, D में भेज देता है। S के इलेक्ट्रॉन D में भेजता है तो D में 10 हो जाते हैं। बचा क्या फिर से S और P। तो मतलब अभी भी है तो ये sp3 ही, और इसका शेप क्या आएगा, टेट्राहेड्रल ही आएगा, बट ये डायामैग्नेटिक होगा, पैरामैग्नेटिक नहीं। तो ये वाला तो गलत हो गया। फिर μ0 सही है क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। टेट्राहेड्रल सही है, डायामैग्नेटिक सही है। तो आंसर फिर इसका बी ही होना चाहिए। बी वाला स्टेटमेंट क्या है, सही है। फिर नेक्स्ट पे आते हैं 80 पे। सेम वही काम करना है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से क्या बताएंगे, मैग्नेटिक मोमेंट बताएंगे। अब सबसे पहला FeCN6, CN स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो यहाँ पे Fe3+ 3D5 स्ट्रॉन्ग फील्ड है, तो सबको पेयर करके लिखेंगे। तो यहाँ पे एक अनपेयर्ड है, एक अनपेयर्ड है तो 1.73 आना चाहिए। तो ए का तो 4 होना चाहिए, ए का 4, इसमें ऐसा तो ये हटा दो और ये हटा दो। अब डिफरेंस वाला देख लेते हैं। देखो बी से ही पता चल जाएगा 2 और 1, तो बी में आते हैं फिर से Fe3+, बट H2 कैसा लिगेंड है, आप वीक फील्ड लिगेंड है। वीक फील्ड लिगेंड है तो मतलब अब सारे के सारे इलेक्ट्रॉन वैसे के वैसे। तो यहाँ पे आएगा 1 2 3 4 5, तो 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो इसका 5.9 समथिंग कुछ आएगा। तो बी का होना चाहिए 1, तो मतलब आंसर क्या होना चाहिए फिर इसका, डी। KMnO4 एक्ट्स एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और इसके रिएक्शंस हम अलग अलग मीडियम्स में लिखते हैं। सबसे पहले जैसे यहाँ पे क्या दे रखा है, न्यूट्रल। तो देखो MnO4- है, 3 मीडियम में हम इसके रिएक्शंस पढ़ते हैं। एक मान लो चलो एसिडिक, बेसिक, स्ट्रॉन्गली बेसिक, या न्यूट्रल या वीकली बेसिक भी बोल सकते हो। एसिडिक में बनता है Mn2+, बेसिक में बनता है MnO4 2-, और इसमें बनता है MnO2। तो देख लेते हैं, न्यूट्रल में MnO2 यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, ठीक है। फिर क्या दिया है न्यूट्रल के बाद, स्ट्रॉन्ग बेसिक। स्ट्रॉन्ग बेसिक में बनेगा MnO4 2-, तो आंसर क्या हो गया इसका, बी। When MnO2 is fused with KOH in presence of air, बनता क्या है, देखो MnO2 का बेसिक मीडियम में रिएक्शन कराते हैं KOH के साथ एयर या ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो बनता है K2MnO4 और H2O।
और ये जो K2MnO4 होता है ये डार्क ग्रीन कलर का होता है, तो ग्रीन कलर K2MnO4 दैट इज बी। ये डायरेक्ट एनसीईआरटी के रिएक्शंस है, इसलिए बोलते हैं एनसीईआरटी काफी इंपॉर्टेंट है। Which of the following metal has lowest value of atomization enthalpy? देखो सबसे कम एटोमाइजेशन एंथैल्पी किसकी होगी यहाँ पे, जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, कम होंगे या फिर होंगे ही नहीं, क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ही मेटालिक बॉन्डिंग बनाते हैं, मेटालिक बॉन्डिंग की वजह से एटोमाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है, ज्यादा होती है। तो देखो साफ साफ अपने को दिख रहा है यहाँ पे जिंक है, जिंक क्या होता है 3d10 4s2, तो इसलिए इसकी सबसे कम है क्योंकि इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो आंसर हो जाएगा बी। कंसिडर करना है फॉलोइंग स्टेटमेंट्स और बताना है इसमें करेक्ट स्टेटमेंट। फिर से अब यहाँ पे हमसे करेक्ट स्टेटमेंट्स पूछे हैं, तो करेक्ट वाले देखते हैं। MnO is basic but Mn2O7 is acidic oxide, Mn2O7 +7 oxidation state, +7 oxidation state मतलब acidic oxide, तो ये स्टेटमेंट तो लग रहा है सही। Cr2O3 is basic but CrO3 is acidic, ये भी हमने डिस्कस किया था, Cr2O3 क्या है, एम्फोटेरिक है। CrO3 एसिडिक है, ये तो सही है, बट ये वाला स्टेटमेंट क्या है, ये गलत है। बेसिक नहीं होता, क्या होता है, ये एम्फोटेरिक होता है, तो ये तो गलत हो गया। K2Cr2O7 is prepared from chromite और सही बात है, FeCrO4 होता है, उससे बनाया जाता है। अगेन एनसीईआरटी ओपन करें, उसमें आपको सारे रिएक्शंस बनेंगे। All the metals except scandium from MO oxides are ionic in nature. Scandium +3 ऑक्सीडेशन स्टेट या और कोई ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं है, तो ये स्टेटमेंट भी क्या है, सही है। पोटेशियम परमैंगनेट इज प्रिपेयर्ड बाय पाइरोल्यूसाइड, ये भी सही है। MnO2 होता है पाइरोल्यूसाइड, पाइरोल्यूसाइड से बनाया जाता है। सोडियम डाइक्रोमेट इज मोर सॉल्युबल देन पोटेशियम डाइक्रोमेट, एग्जैक्टली फिर से वही एनसीईआरटी की ही लाइन है और एकदम सही है, इसलिए हम सोडियम डाइक्रोमेट लेते हैं। सोडियम डाइक्रोमेट का फिर KOH के साथ रिएक्शन करके या KCl के साथ रिएक्शन करके उससे क्या बनाया जाता है, फिर K2Cr2O7। तो स्टेटमेंट सही वाले कितने हो गए, 5 हो गए, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, सी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 85 पे। मैच द कॉलम अगेन, कॉपर 1 और Zn 2। देखो कॉपर 1 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, 3d10, और Zn की भी कितनी है, 3d10। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स तो है नहीं इसके पास। पहले देखो P, पहले देखो S है और P में ही कंपेयर करते हैं, क्योंकि A में सिर्फ S और P ही दे रखा है, तो Q और R तो छोड़ो, S देख लेते हो और P देखते हैं। पेयर ऑफ कंपाउंड्स हैविंग सिमिलर कलर बट नॉन जीरो मैग्नेटिक मोमेंट, तो वो जीरो मैग्नेटिक मोमेंट है ना, क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो है ही नहीं, तो P तो हुआ ही नहीं, बचा क्या S, तो ये दोनों तो हटा ही दो। अब A और B में से देखना है अपने को। अब A और B में Q और QR से आंसर आ जाएगा। B पे चलते हैं। B क्या है, KMnO4 और K2Cr2O7। अब KMnO4 या MnO4 माइनस की अगर मैं बात करूं, तो यहाँ पे मैंगनीज +7 में, +7 में मतलब 3D में फिर 0 इलेक्ट्रॉन है। सिमिलरली Cr +6 में है और इसमें भी D में कितने हैं, 0। तो इन दोनों के पास ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, दोनों में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है बेसिकली। तो पहले हम Q स्टेटमेंट देखते हैं। पेयर ऑफ कंपाउंड्स व्हिच आर डायमैग्नेटिक बट कलर, ये सही है, ये तो तुम पढ़ते भी हो। KMnO4 का पर्पल कलर, K2Cr2O7 का ऑरेंज कलर, ये चार्ज ट्रांसफर करके एक फिनोमेना होता है, उसकी वजह से शो करते हैं। फिर R भी देख लेते हैं, चलो। पेयर ऑफ कंपाउंड्स हैविंग मेटल्स इन हाईएस्ट ऑक्सीडेशन, तो अब देखो +7 +6 हाईएस्ट है, तो यहीं से अपना आंसर क्या निकल के आ गया, B, कि A का S हो जाएगा और B का Q और R हो जाएगा, तो इवेंचुअली बाकी फिर तुम्हारा आ ही जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 86 पे आते हैं। 86 में देखो क्या पूछा है, M3+ से M2+ का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पूछा गया है। अब देखो M3+ से M2+ मतलब यहाँ पे बोल रहे हैं सबसे ज्यादा ये टेबल के एनसीईआरटी न्यूज़ टेबल के थ्रू ही आप कर सकते हो। कोबाल्ट का होता है, मैंगनीज का होता है, और मैंगनीज से भी ज्यादा किसका होता है, कोबाल्ट का होता है, 1.97 कुछ आता है यहाँ पे, तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा इसका, E। मेटल विच इज फॉर्म्ड ओनली वन टाइप ऑफ ऑक्साइड, तो एक ही टाइप ऑफ ऑक्साइड में आती है, मतलब जो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं शो करती हो। कौन नहीं शो करता है, जिंक, सिर्फ +2 स्कैंडियम और जिंक ही होते हैं, स्कैंडियम +3 और जिंक +2, तो आंसर क्या हो गया फिर यहाँ पे, जिंक। क्वेश्चन नंबर 88, जिंक, कैडमियम, मर्करी आर नॉट रिगार्डेड एज ट्रांजिशन मेटल्स, एकदम सही बात है। जिंक, कैडमियम, मर्करी को हम ट्रांजिशन मेटल्स नहीं कंसिडर करते। क्यों नहीं करते, क्योंकि उनके पास किसी भी स्टेट में D में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स या D में पार्शियली फिल्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते। तो स्टेटमेंट तो सही है ये।
ट्रांजिशन एलिमेंट इज डिफाइंड एज वन व्हिच हैज इनकम्प्लीटली फिल्ड डी सबशेल, तो एकदम ये भी सही है, असर्शन सही है, रीजन भी सही है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, तो आंसर इज ए। अब अगला क्वेश्चन है NiCl4 2- is tetrahedral but NiCN4 is square planar। ये अभी हम लोगों ने किया प्रीवियस क्वेश्चंस में बहुत। NiCl4 टेट्राहेड्रल होता है क्योंकि NiCl4 में निकल जो है वो Cl के साथ और निकल +2 Cl वीक फील्ड लिगेंड, तो यहाँ पे क्या होता है 3d8, कोई भी इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग नहीं होती, तो ये हाइब्रिडाइजेशन sp3 शो करता है, तो ये टेट्राहेड्रल है, सही था ये। और Ni2+ कैन शो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 एज वेल एज 6, तो असर्शन सही है, रीजन भी सही है, बट ये एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो अगर हम बात करें तो बी हो जाएगा, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। Question number 90. CuF6 3- is sp3d2 hybridized, whereas rhodium F6 3- is d2sp3। अब देखो एक चीज और याद होनी चाहिए, जो हम स्ट्रॉन्ग और वीक का कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं वो बेसिकली 3D सीरीज के लिए। 3D सीरीज में भी कुछ ऑक्सीडेशन स्टेट्स के लिए ही है, जैसे जो +3 या +3 से कम है उनके लिए, +3 से ज्यादा वाले में सब किसकी तरह बिहेव करते हैं, स्ट्रॉन्ग की तरह बिहेव करते हैं। ऐसे ही 4D और 5D सीरीज वाले सारे एलिमेंट्स में कोई भी तो लिगेंड जोड़, चाहे फ्लोरीन ही जोड़ दो तब भी वो किसकी तरह बिहेव करेगा, हमेशा स्ट्रॉन्ग फील्ड की तरह बिहेव करेगा। तो ये ध्यान रखना है कि अगर यहाँ पे कोबाल्ट है विद फ्लोरीन तो अभी फ्लोरीन वीक फील्ड है, बट रोडियम के साथ है तो किसकी तरह बिहेव कर रहा है, इसमें स्ट्रॉन्ग फील्ड की तरह कर रहा है। फिर अब आते हैं यहाँ पे Co+3 है, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है अभी 3d6, तो यहाँ पे आगे जाएंगे तो 1 2 3 4 ये बन गया sp3d2 हो गया। और यहाँ पे अगर हम देखें d2sp3 की बात कर रहे हो, RH है, RH के साथ मैंने बोला किसकी तरह बिहेव करेगा, स्ट्रॉन्ग की तरह, तो सारे इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग हो जाएगी, तो अंदर वाला d ऑर्बिटल अब वेकेंट हो गया, तो अंदर वाला d अगर वेकेंट हुआ तो d2sp3, तो असर्शन तो एकदम सही। बोथ हैव T2G4 और EG2। अब ये तो गलत ही हो गया ना, क्योंकि अभी हमने देखा कि इसमें पेयरिंग हो रही थी RH में, तो RH में पेयरिंग हो रही थी, तो यहाँ पे T2G क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, यहाँ पे ये T2G4 EG2 सही हो सकता है, तो ये रीजन तो क्या हो गया गलत, तो असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स, आंसर विल बी डी। क्वेश्चन नंबर 91। मैग्नेटिक मोमेंट के लिए फिर से क्या देखना है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, तो फिर से अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स में आते हैं। अब देखो टाइटेनियम है, टाइटेनियम 2+, मतलब कितना हो गया 3D में एक इलेक्ट्रॉन बचा, 3D2 4s2 था, 2 बचे, 3D में 2 इलेक्ट्रॉन मतलब 2.8 समथिंग कुछ आना चाहिए इसका, तो टाइटेनियम का 2.8 मतलब 3, मतलब ए का 3, देखो फिर से वही एक ही ऑप्शन से आ गया अपना, आगे भी निकाल लो, बट Ni3+ निकल क्या होता है 3D8 4s2, तो 3D7 बचे, 7 में जब भी करेंगे तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने आए, 1 2 3 4 5 6 और ये 7, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मतलब 3.8 या 3.9 कुछ हो जाएगा ये, तो बी का 1 ठीक। Zn2+ में फिर से कोई इलेक्ट्रॉन होता ही नहीं है, 3D10 होता है, तो इसका 2 हो गया, और स्कैंडियम का फिर बनी बचा, तो आंसर क्या हो गया इसका सी। इसमें देखो चाहो तो इससे भी निकाल सकते थे आंसर तुम लोग, अगर इसमें हम चाहे तो आंसर हम सिर्फ जिंक से भी निकाल सकते थे। Zn2+ 0 दिख रहा है, Zn2+ 0 कहाँ पे दिख रहा है, सी वाले में ही दिख रहा है। क्वेश्चन 92। मिश मेटल पढ़ा होगा आप लोगों ने, एप्लीकेशन ऑफ एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में क्या होता है, लैंथेनाइट का कोई एलिमेंट होता है, आयरन के साथ मिक्स करते हैं, 95% लैंथेनाइट मेटल एंड 5% आयरन, उसको कहाँ यूज करते हैं हम, बुलेट्स में यूज करते हैं, तो ए का 1 होना चाहिए, ए का 1 मतलब ये तो हो गए ए और सी, तो ये वाले फिर से हम हटा देते हैं, अब ए और सी में यूज करते हैं। देखो बी फिर से सेम है, तो सी तुम्हारा डिस्टिंग्विशिंग फैक्टर हो जाएगा, सी का 3rd है और सी का 4 है, सी मतलब आयरन। अब आयरन को देखो कहाँ पे यूज करते हो,
क्या क्या दे रखा है, थर्ड और फोर्थ। थर्ड मतलब हेबर्स प्रोसेस, फोर्थ मतलब कैटालिटिक ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया। हेबर्स प्रोसेस में यहाँ पे तो आयरन ही यूज करते हैं, कैटालिटिक ऑक्सीडेशन में प्लैटिनम का यूज करते हैं। तो ए का 1, बी का 2, सी का 3 हो गया और डी का 4 हो गया, मतलब आंसर क्या हो गया इसका, ए। Question number 93, cuprous ion has unpaired electron while cuprate does not. तो cuprous ion देखो Cu+ मतलब 3d10, कोई भी unpaired इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ये स्टेटमेंट तो गलत है, इसके पास अनपेयर्ड है, तो ये assertion तो साफ साफ दिख रहा है आपने को गलत है। cuprous ion is blue whereas cupric ion is colorless, तो अब वहां पे भी आ जाएगा। देखो Cu2+ की बात कर रहा है, Cu2+ क्या है, 3d9 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो उल्टा Cu2+ के पास है ना, अगर Cu2+ के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो वो कलर होना चाहिए। तो ये स्टेटमेंट रीजन भी क्या है, गलत है, तो बोथ द असर्शन एंड रीजन आर फॉल्स। नाइन्टी-फोर्थ, KMnO4 is a strong oxidizing agent than K2Cr2O7। मतलब देखो लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो हायर, इधर की तरफ अगर मैं जा रही हूँ तो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट की जो स्टेबिलिटी होती है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट की अगर स्टेबिलिटी कम हो रही है मतलब ऑक्सीडाइजिंग नेचर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो KMnO4 और K2Cr2O7 ये +7 ये +6 दोनों अपनी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो KMnO4 क्या है, stronger oxidizing agent than K2Cr2O7, तो this assertion is correct. Cr has +7, देखो तो साफ साफ अपने को गलत ही दिख गया, मैंगनीज +7, क्रोमियम +6, तो ये तो गलत हो गया, assertion is true and reason is false, answer will be D. अब यहाँ पे पूछिए थोरियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, थोरियम एटॉमिक नंबर 90, तो हम एटॉमिक नंबर 90 को कैसे निकाल सकते हैं, देखो ये रेडॉन है, रेडॉन कितना होता है 86, 86 में 4 और होनी चाहिए, 4 इसमें है 4 इसमें, तो ये भी हो सकता है ये भी हो सकता है। अब यहाँ पे देखो 4 से ज्यादा है तो ये फिर से हमने 2 ऑप्शंस को तो हटा दिया, तो ये दो तो हो ही नहीं सकते, अब वापस बचे कितने, 2। अब इन दो में भी अगर याद हो तो स्टार्टिंग के जो एलिमेंट्स होते हैं ना, स्टार्टिंग के जो 4-5 हो उनमें इलेक्ट्रॉन आता है डी में, तो डी में इलेक्ट्रॉन अपना होना चाहिए, तो डी में इलेक्ट्रॉन यहाँ भी है, डी में इलेक्ट्रॉन यहाँ भी है, बट डी के साथ साथ एस में भी होता है, तो वैसे आंसर इसका क्या है, ए Rn 5f0 6d2 और 7s2, तो आंसर विल बी ए। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछिए एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की, तो n-2 होना चाहिए, f0 to 14, n-1 0 to 2 और ns2, मतलब साफ साफ अपने को आंसर ए दिख रहा है इसका। (97) Chromium 6 in the form of dichromate and acid is strong oxidizing agent। तो अभी जो मैंने आपको ऑक्सीडाइजिंग नेचर का बताया था, डाउन द ग्रुप हायर ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी क्या होती है, बढ़ती है, तो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने की स्टेबिलिटी इंक्रीज हो रही है, तो ऑक्सीडाइजिंग नेचर क्या हो रहा है, कम हो रहा है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा क्रोमियम ही होना चाहिए, मोलिब्डेनम और टंगस्टन क्या है फिर उसके कंपैरेटिवली ज्यादा अच्छे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है, तो असर्शन तो एकदम सही है। MO6 एंड W6 आर फाउंड टू बी मोर स्टेबल, अब देखो यही मैंने समझाया, तो इसलिए ये भी सही है, असर्शन सही है, रीजन सही है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, तो आंसर इसका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ स्टेटमेंट इज ट्रू। अब देखो फिर से वही ट्रू वाला आ गया, अभी हमने CRO CrNO3 और ये 2 बार क्वेश्चन वैसे ही डिस्कस कर चुके हैं। CRO क्या है, बेसिक है, Cr2O3 एम्फिटेरिक है, एकदम सही बात है, CrO3 एसिडिक है। V2O5 reacts with alkalis as well as acids to give VO4 3- and VO4+ ion, ये भी एकदम सही है। VO4 3- ये जो V2O5 है ये भी क्या होता है, V2O5 भी एम्फिटेरिक होता है, तो एसिड बेस दोनों के साथ रिएक्ट करते हैं, एकदम NCERT की लाइन है, एकदम सही है।
फिर V2O4 dissolved in acid to give VO2 plus salts. Again this statement again कहाँ पे दे रखा है अपने को, NCERT में दे रखा है. NCERT में अगर आप देखोगे ऑक्साइड्स एंड ऑक्सो एनाइंस वाला जो पार्ट है उसमें ये सारे स्टेटमेंट्स दे रखे हैं. तो 1 भी सही है, 2 भी सही है, 3 भी सही है, तो मतलब ऑल आर ट्रू. इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक कैरेक्टर में डालना है, ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लो. Mn2O7 में क्या है +7, Mn2O3 में +3 और MnO में +2. अभी मैंने बताया जितना ज्यादा ऑक्सीडेशन नंबर उतना ही ज्यादा एसिडिक कैरेक्टर. ऑक्सीडेशन नंबर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है, एसिडिक कैरेक्टर. तो ऑक्सीडेशन नंबर सबसे ज्यादा किसका आया, Mn2O7 का. तो सबसे ज्यादा वही हो जाए. इंक्रीजिंग ऑर्डर बताना, ये भी ध्यान रखना. इंक्रीजिंग ऑर्डर मतलब क्या है, कम से ज्यादा. सबसे ज्यादा ए, तो ए सबसे आगे होना चाहिए. तो आंसर क्या हो गया इसका, डी. Which of the following actinides show oxidation states up to 7? ये भी फिर से एक NCERT में टेबल है. देखोगे बीच के दो एलिमेंट +6 पर 3 बीच के लास्ट के दो +7 में लिखे हैं. फिर +6 एक टेबल पूरी बनी रखी है. उसमें जो आता है वो प्लूटोनियम और नेप्ट्यूनियम इन दोनों की +7 तक आती है. बाकी ये +6 वाले हो जाते हैं. तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, 2 and 4. दैट इज आंसर बी. थैंक यू एवरीवन.